Hello students, so today we are going to discuss about Human Genome Project. What exactly the Human Genome Project is? The objectives of our lecture will be to study what exactly the genome means, what are the basic goals of Human Genome Project, or we will phrase it as HGP. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स क्या होने वाले हैं, हम इसको पढ़ने में इंटरेस्टेड क्यों हैं, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था इसको करने का, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को करने का बेसिक आइडिया क्या था, हम क्या जानना चाहते थे बाय परसुइंग दिस प्रोजेक्ट. ठीक है जी, तो ये हमारे लेक्चर का टॉपिक रहेगा आज का कि व्हाट इज द नीड ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, व्हाट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. तो हमारे पास बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जीनोम एक वर्ड ऐसा है जो मोस्ट प्रोबेबली आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे. जीनोम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीनोम. जीनोम मीन्स द नंबर ऑफ जीन्स और द जेनेटिक मटेरियल विच इज प्रेजेंट इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर टोटल नंबर ऑफ जीन्स और जेनेटिक मटेरियल जितना प्रेजेंट है उसको कलेक्टिवली हम नाम देते हैं ह्यूमन जीनोम. क्या नाम देंगे उसको, जीनोम नाम देंगे. ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो हमारे जीनोम के साइज में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं 46. सो देयर आर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन डीएनए, ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल. ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये हम सबने पढ़ा है. And there are 23 pair of chromosome. क्रोमोसोम के 23 पेयर्स भी होते हैं. ठीक है जी. सो बेटा 46 क्रोमोसोम्स टोटल हैं हमारे पास. ठीक है जी. इट इज ऑल्सो नोन एज डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. इनको क्रोमोसोम का डिप्लॉयड सेट बोला जाता है. ठीक है जी. और अगर मैं बात करूं कि हैप्लॉइड सेट की, तो इन हैप्लॉइड सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग देयर इज ओनली 23 क्रोमोसोम्स. ठीक है, 23 फ्रॉम द मदर एंड 23 फ्रॉम द फादर. ऑलराइट, तो जो हमारे पास 23 पेयर्स हैं, इन 23 पेयर्स में से बेटा 22 पेयर्स इस तरह के हैं. 22 पेयर्स जो हैं, ठीक है जी, उनको बोला जाता है, 22 पेयर्स को बोला जाता है ऑटोसोम्स. एंड द वन पेयर विच इज लेफ्ट बिहाइंड इज नोन एज, दिस वन पेयर इज नोन एज एलोसोम. दिस इज नोन एज एलोसोम. बेटा दिस एलोसोम इज ऑल्सो नोन एज सेक्स डिटर्मिनिंग क्रोमोसोम. All right, one pair, this is known as allosome and it is also known as sex determining chromosome. And these 22 pairs, these are known as non-sex determining or non-sex linked chromosome. All right, so this is the size of human genome. Human genome के अंदर total number of chromosome 46 present है. ठीक है, but ये हमारे पास जो count है 46, ये कहाँ से आता है? ये 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये काउंट हमें किसने दिया? उसमें से हमारे पास 22 पेयर्स ऑटोसोम हैं जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और 1 पेयर एलोसोम है जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करता है. ये आइडिया किसका है? ऑन द अदर हैंड, दूसरी बात अगर मैं करूं आपके साथ कि 22 पेयर ऑटोसोम्स के अंदर जितने जीन्स प्रेजेंट हैं, क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है जी, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ बेसिकली कंडेंस्ड डीएनए. वी हैव डिस्कस्ड दिस टॉपिक इन डीएनए पैकेजिंग, दैट व्हेन वी स्टार्ट कंडेंसिंग द डीएनए मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, it forms the chromosome. So eventually we know that chromosomes are made up of DNA. DNA के साथ ही chromosomes बने हुए हैं एंड DNA के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं. तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स के ऊपर कितने जीन्स हैं? ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं हमें आइडिया नहीं है. लेकिन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो कि स्टार्ट किया गया बाय US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन 1990,
1990 में ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट किया गया और उसके बाद मई 2006 तक ये प्रोजेक्ट चला। और इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने स्टडी क्या किया, इस प्रोजेक्ट के गोल्स क्या थे। तो सबसे पहला गोल जो इस प्रोजेक्ट का था, दैट इज टू डिटरमिन द सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ ऑल द बेस पेयर्स प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम। अब यहां पर दो वर्ड हैं आपके पास जो आ रहे हैं, ठीक है जी। सीक्वेंस पता करना है और नंबर पता करना है, ठीक है जी। ह्यूमन जीनोम के अंदर जो डीएनए है, डीएनए ऑफ कोर्स, ठीक है जी, जो डीएनए है, डीएनए कितने न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर्स के साथ बना हुआ है। ह्यूमन डीएनए के अंदर, ह्यूमन जीनोम के अंदर टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने हैं ये क्वांटिफाई करना, ठीक है जी। टोटल 1 है, 20 है, 30 है, कितने हैं, ठीक है जी। एन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, हमें पता है, आज की डेट में हमें पता है, लेकिन तब नहीं मालूम था। तो अभी इसको स्टडी करना है। पहला चीज जो हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने हैं, ठीक है जी, नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं। दूसरी चीज, उन बेस पेयर का सीक्वेंस क्या है, उन बेस पेयर्स का क्या सीक्वेंस है। बेटा जैसे जिस तरह से हमने प्रीवियस टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, लाइक ट्रांसक्रिप्शन डिस्कस किया, ट्रांसलेशन डिस्कस किया, हमने रेप्लिकेशन डिस्कस किया, उसके अंदर हमें एक चीज तो डेफिनेटली क्लियर हो गई है कि जो हमारे पास डीएनए होता है, लेट्स सपोज दैट आई एम ड्रॉइंग अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हियर, ठीक है जी। लेट्स सपोज कि ये जो डीएनए है ये क्रोमोसोम नंबर 1 का है, ठीक है जी। क्रोमोसोम नंबर 1 के अंदर ये डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। तो अब ये जो डीएनए है, ऑफ कोर्स इसके अंदर बहुत से बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे, ए विच इज बाइंडेड विद टी, ठीक है जी। इनके बीच में डबल बॉन्ड है यहां पर, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास सी विच इज बाइंड विद जी, ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन मैं यहां पे एक ही शो कर रहा हूं, ओके। उसी तरह से बेटा हमारे पास ये जो सीक्वेंस हैं, ठीक है जी, ये आगे चलते जाएंगे, ठीक है जी। इसी तरह से यहां पर नीचे इसके बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस जो हैं वो हम ऐड कर देते हैं, ओके। तो ये जो सीक्वेंस मैंने ऐड ऑन कर दिया यहां पर, ये जो सीक्वेंसेस ऐड ऑन किए गए हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं, ठीक है जी। और ये हमारे पास जो दो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं बेटा, एक डीएनए के अंदर जो दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जब ये आपस में बॉन्ड क्रिएट करते हैं तो ये एक बेस पेयर बनाते हैं, ये हमने पढ़ा है पहले भी, है ना। सो दिस इज वन बेस पेयर, ये एक बेस पेयर है, सिंपल, ठीक है जी, एक सिंगल बेस पेयर है। इस तरह के कितने बेस पेयर्स पूरे डीएनए के अंदर प्रेजेंट है वो हमारा टारगेट है, ठीक है जी। सेकेंडली हमें यह मालूम करना है कि पूरे जीनोम के अंदर 46 क्रोमोसोम्स के अंदर जो ये सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस है ए सी टी सी जी सी, इस तरह का बहुत ज्यादा लंबा सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। हमें एग्जैक्टली बेस पेयर बाय बेस पेयर ये पूरा सीक्वेंस जो है वो कैलकुलेट करना है कि अगर हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्रोमोसोम नंबर 1 में अगर पहला बेस पेयर ए और टी का है तो इस तरह के कितने बेस पेयर्स और प्रेजेंट है, पहली बात। दूसरी चीज क्या होगी बेटा कि हमें यह पता करना है कि ए के बाद सी है और उसके बाद टी है फिर उसके बाद जी है, इस तरह के कितने, इस तरह का जो सीक्वेंस है, ठीक है जी, न्यूक्लियोटाइड्स का वो किस तरह का सीक्वेंस है। ए के बाद सी ही आ रहा है, सी के बाद टी ही आ रहा है, ये टी के बाद जी आएगा, मतलब कि एक क्रोमोसोम के अंदर हमने पूरा जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का उसको कैलकुलेट करना है कि वो सीक्वेंस क्या कहता है हमें, ठीक है जी। तो ये जो चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जो बेस पेयर्स हैं उनके साथ दो काम करने हैं हमने। पहला काम कि उनका सीक्वेंस पता हो, ठीक है जी। दूसरा उनका टोटल नंबर पता हो, पूरे ह्यूमन जीनोम के अंदर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं, ठीक है जी, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स कितने हैं और उन बेस पेयर्स का सीक्वेंस क्या है, किस सीक्वेंस में वो बेस पेयर अटैच्ड हैं पूरे जीनोम के अंदर। पहला गोल था ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, ठीक है बेटा, ओके। तो जो हमारे पास दूसरा गोल है दैट इज टू आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ऑल द जीन्स, ठीक है जी, ह्यूमन जीनोम के अंदर जितने भी जीन्स प्रेजेंट हैं उनको कैलकुलेट करना, ठीक है जी। तो वो कैसे किया जाएगा, ठीक है जी, उस चीज के बारे में कैसे पढ़ेंगे हम लोग के जो जीन्स हैं वो कैसे क्वांटिफाई किए जाए।
ओके, टू आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम के अंदर टोटल कितने जीन्स प्रेजेंट हैं। अब बेटा जीन के बारे में एक स्पेशल चीज है जो मैंने हर एक लेक्चर में आपके साथ बताई भी है, दैट इज व्हाट इज अ जीन, व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ जीन। जीन को कैसे समझोगे आप? जीन की डेफिनेशन है, जीन इज अ स्पेसिफिक सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। जीन क्या होता है? स्पेसिफिक सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच ऑन ट्रांसक्रिप्शन प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक mRNA and upon translation that mRNA leads to the formation of specific proteins। तो जीन्स क्या है? जीन्स डीएनए के वो सेगमेंट्स हैं जिनसे प्रोटीन्स बनते हैं, और वो प्रोटीन्स जो हमें अपनी डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा? सो बहुत से प्रोटीन्स होंगे एंड बहुत सी जीन्स होंगी ऑफ कोर्स जो उन प्रोटीन्स को बनाती हैं। तो हमें पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ जीन्स जो कि डीएनए में प्रेजेंट हैं वो कितनी हैं। 46 क्रोमोसोम्स के अंदर एक्टिव जीन्स कितनी प्रेजेंट हैं जो कि किसी ना किसी प्रोटीन को बना रही हैं। ठीक है जी? तो ये सेकंड टारगेट था हमारा। और जो हमारा थर्ड टारगेट है दैट इज टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ ऑल जीन्स। वो जीन फंक्शन क्या कर रही है? सपोज देयर इज जीन 1 प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 1 विच इज फॉर्मिंग अ प्रोटीन कॉल्ड इंसुलिन। ठीक है? इंसुलिन एक प्रोटीन है, पेनक्रियास बनाते हैं। ठीक है जी? प्रोटीनेशियस हार्मोन है जो पेनक्रियास बनाते हैं। ठीक है बेटा? तो अब वो पेनक्रियास जो वो प्रोटीनेशियस हार्मोन इंसुलिन बना रहे हैं बाय यूजिंग द क्रोमोसोम नंबर 1 जीन। ठीक है जी? जो जीन क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर प्रेजेंट है उसको यूज कर इंसुलिन बन रहा है। और इंसुलिन का फंक्शन क्या है? What is the function of insulin hormone? We all know that insulin is used to lower the level of glucose present in our blood। हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको लो डाउन करने के लिए इंसुलिन यूज किया जाता है। हमारी बॉडी जो है वो यूज करती है इंसुलिन को इस पर्पस के लिए। तो बेटा हमें इस तरह के जितने टोटल जीन्स हैं उनका फंक्शन पता करना था कि वो फंक्शन कौन सा परफॉर्म करते हैं। ठीक है? अगला जो हमारा टारगेट था ये तो हमने कर लिया। ठीक है जी? अंडरस्टैंड द फंक्शन, ये हमें पता लग गया। उसके बाद अगला जो चीज है, वेरियस जीन्स विच कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे कौन से जीन्स हैं जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं, यानी कि ऐसे कौन से जीन्स हैं जो कि विच आर वेरी प्रोन टू गेट अ जेनेटिक डिसऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं, हमारे पास सिकल सेल एनीमिया। ठीक है? सिकल सेल एनीमिया है। ठीक है जी? जो कि जीन्स के अंदर अगर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स चेंज हो जाएं, जीन्स के अंदर अगर कुछ न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाएं तो वो डिसऑर्डर प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है जी? तो इसी तरह से ये पता करना कि ऐसे कितने जीन्स हैं। ठीक है जी? ऐसे कितने जीन्स हैं विच आर वेरी प्रोन टू अटेन अ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये भी किसमें इंक्लूड किया गया? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट जो चीज थी हमारी, स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है, ये जो गोल्स हैं हमारे, इनको अचीव करने के बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसको कलेक्ट करना और उसको एक डाटाबेस में रख देना। ठीक है जी? कंप्यूटर डाटाबेस में रख देना ताकि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है जी? उसके ऊपर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज कर उससे और भी ज्यादा वैल्यूएबल डाटा जो है क्रिएट कर पाए। ठीक है बेटा? तो ये था बेटा हमारे पास गोल्स। ठीक है? अच्छा, अब जीनोम के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या दुनिया में कोई एनिमल, कोई ऑर्गेनिज्म इस तरह के हो सकते हैं, कोई 2 या 3 या उससे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स का जीनोम 100% सेम हो, जिनका जीनोम 100% सेम हो? ऐसा हो सकता है क्या? आंसर विल बी नो, ऐसा नहीं हो सकता है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि जितने भी हमारे पास जो ह्यूमन बींग्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में अगर जितने स्टूडेंट हैं तो जितने हम यहाँ इस रूम में बैठे हैं उनका जो जीनोम है वो आइडेंटिकल हो, एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर हो। ठीक है जी? फॉर एग्जांपल आपको और आपकी फ्रेंड का जो जीनोम है क्या वो सिमिलर है? बिल्कुल आइडेंटिकल है 100%? आंसर इज नो, 100% आइडेंटिकल नहीं है। हर एक ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम है वो वेरी करता है, अलग अलग होता है।
क्या ऐसे दो इंडिविजुअल्स का जीनोम हो सकता है कि बिल्कुल सेम हो? आंसर इज सिर्फ एक। वो कौन है? वो है बेटा हमारे पास मोनोजाइगोटिक ट्विंस। जो बेटा मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं इनका जीनोम 100% सेम होता है। अदरवाइज कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है हमारे पास, कोई भी दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स नहीं है हमारे पास जिनका जो जीनोम है वो एक दूसरे से बिल्कुल आइडेंटिकल हो, बिल्कुल सिमिलर हो। ठीक है जी। तो ये जो चीज़ है आपने याद रखनी है। हमने भी गोल स्टडी कर ली है, लेकिन हमारा जो मेजर काम है दैट इज कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया कैसे, कौन कौन से जो मेथड्स हैं वो यूज हुए हैं इसमें। ठीक है जी। और मेथड्स को यूज करने के बाद क्या रिजल्ट हमें मिला, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का रिजल्ट क्या मिला हमें, वो अभी जानना बाकी है। तो इसके बाद हम तो बेटा जो इसका सेंट्रल आइडिया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का दैट इज टू स्टडी द डीएनए। ठीक है जी। डीएनए को स्टडी करना, डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं उनका नंबर और उनका सीक्वेंस स्टडी करना, उसके अंदर जितने जीन्स प्रेजेंट हैं साथ के साथ जीन्स के क्या फंक्शंस हैं वो भी स्टडी करना। ठीक है जी। तो ये अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट्स स्टडी कि किस तरह से ये काम करता है, हाउ डज इट वर्क, ये काम कैसे करता है। तो उसके बारे में सबसे पहली चीज जो हमें मालूम होनी चाहिए दैट इज कि लेट्स कंसीडर कि हम यहाँ पर एक इंडिविजुअल जो है उसको कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है जी। तो ये एक इंडिविजुअल है जिसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है जी। इस इंडिविजुअल का लेट्स सपोज कि मैं एक सेल जो है वो निकाल लेता हूँ, सिंपली एक सेल। ठीक है जी। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक एनिमल है, तो ये रहा हमारे पास एक बेसिक एनिमल सेल विदाउट सेल वॉल। ठीक है जी। सेल वॉल इसके अंदर होगी नहीं, और इसके अंदर ऑफ कोर्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है विद न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है जी। ऑफ कोर्स ऑल द सेल ऑर्गेनेलीज सब कुछ प्रेजेंट है, लेकिन हम उस चीज में अभी इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं उस चीज को भी शो नहीं कर रहा हूं। नाउ वी आर वेरी कीनली इंटरेस्टेड इन द डीएनए ओनली। ओके। सो इसके अंदर बेटा प्रेजेंट है हमारे पास जो डीएनए फ्रेगमेंट है। ठीक है जी। जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। सो नाउ लेट्स लेबल के ये है हमारे पास प्रेजेंट यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है जी। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है अब इसको यहाँ से निकालना है। ठीक है। इस सेल में से भी जेनेटिक मटेरियल को निकाला जाएगा। तो जब हम सेल में से भी जेनेटिक मटेरियल निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है जी, तो हम सबको पता है दैट द डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल लुक्स लाइक दिस। ठीक है जी। तो ये है हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है जी। तो जिसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो ये इस तरह का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है डीएनए का विजुअलाइज होता है। ठीक है जी। तो सिंपल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको जब इसको देखोगे विद नेकेड आई, यस यू कैन ऑब्जर्व डीएनए विद नेकेड आई। सो जब आप इसको नेकेड आई के साथ देखते हो बेटा तो ये सिंपल आपको एक थ्रेड लगेगा। ठीक है जी। लेकिन जब हम इसको माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करते हैं तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो है हमें देता है। सो दिस इज व्हाट द डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड लुक्स लाइक। और इस डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अब इसके अंदर इंफॉर्मेशन किसके बारे में है? इसके अंदर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है जीन्स के बारे में। ठीक है जी। इसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या क्या है? इसके अंदर जीन्स प्रेजेंट है। ठीक है जी। इसके अंदर और क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोटाइड्स। ये अलग से नहीं प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड से ही जीन बनती है ना, तो मैं उसको अलग कंसीडर भी नहीं करूंगा। वी विल से कि जीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है जी। इसके अंदर बहुत सारा कोडिंग सीक्वेंस है, बहुत सारे कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, बहुत सारे नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं। ठीक है जी। और बहुत से बेस पेयर्स हैं न्यूक्लियोटाइड से बने हुए। तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसके अंदर रिगार्डिंग द प्रोटीन्स, अब इस इंफॉर्मेशन को मैंने कहां पर डालना है? कंप्यूटर के अंदर डालना है। ठीक है जी। तो इस इंफॉर्मेशन को मैंने एक डेस्कटॉप के अंदर डाल देना है और फिर उसको स्टडी करना है कि किस तरह से जो ये डीएनए के अंदर बेस पेयर्स हैं इनका सीक्वेंस क्या है। ठीक है जी। और ये जो सीक्वेंसेस हैं अगर इस अलाइनमेंट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है जी, तो ये कौन से जीन्स फॉर्म करेंगे और वो जो जीन्स हैं उनके क्या क्या डिफरेंट फंक्शंस होंगे।
ठीक है जी। तो ये पूरा स्टेप जो है, ठीक है जी, पहले क्या करना, एक ऑर्गेनिज्म में से एक सेल आइसोलेट करना, उस सेल में से फिर डीएनए निकालना, फिर डीएनए को स्टडी करना बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। ठीक है जी। अब ये जो प्रोसेस है स्टडिंग ऑफ डीएनए, यहां पर एक मेजर पॉइंट में ऐड ऑन करना चाहूंगा बेटा कि हाउ टू स्टडी डीएनए। हम डीएनए को स्टडी करते कैसे हैं, हाउ टू स्टडी डीएनए, डीएनए की स्टडी कैसे होती है। ठीक है बेटा, तो यहां पर आंसर होगा बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। हम यहां पर जो हमारे पास माइक्रो बायोलॉजिकल टेक्निक्स, माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स यूज करते हैं। दूसरा हम यूज करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल टेक्निक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल टेक्निक। ठीक है जी। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक के अंदर ही हमारे पास ब्रांचेस हैं काफी सारी, जिसके अंदर सबसे पहली ब्रांच है बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है जी। तो ये जो मेथड्स हैं, इन मेथड्स को यूज करके हम डीएनए को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो डीएनए की जो स्टडी चलेगी, ठीक है जी, डीएनए की जो स्टडी चलेगी उसके अंदर जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली टेक्निक्स कौन सी हैं उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमारे पास अब तक क्या आ चुका है, अब तक मैंने एक डीएनए जो है निकाल लिया है बाहर। ठीक है जी। उस डीएनए से अब मैं क्या करूंगा, उस डीएनए को स्टडी करूंगा। ठीक है जी। उस डीएनए को स्टडी करना मेरा प्राइमरी फोकस है। तो अब प्राइमरी फोकस क्या है कि इस डीएनए को अच्छे से स्टडी किया जाए। ठीक है बेटा, तो कैसे, इतना बड़ा डीएनए है। ठीक है जी। एक सेल के अंदर आपको पता है, एक सेल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर्स ऑफ डीएनए, 2.2 मीटर्स ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट इन सिंगल सेल। एक सिंगल सेल के अंदर इतना बड़ा डीएनए जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। तो वो ये वो है जो हम फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि माइक्रोबायोलॉजिकली जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो और भी कितना साइज बढ़ जाएगा इसका। ठीक है। तो इतने बड़े डीएनए को स्टडी किया कैसे किया जाए, तो पहला स्टेप क्या होने वाला है, पहला स्टेप स्टेप 1। ठीक है जी। यहां से हम स्टडी करते हैं स्टेप 1। ठीक है जी। स्टेप 1 क्या करेंगे बेटा, हम इस डीएनए को ब्रेक कर लेंगे टू मेक द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। ठीक है जी। डीएनए को क्या कर लिया जाएगा, क्लीव कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा। ठीक है जी। तो पहला स्टेप क्या आने वाला है हमारे पास यहां पर, दैट इज क्लीव, CLEAVE, क्लीव द डीएनए। डीएनए को क्लीव कर लिया जाए, काट लिया जाए। कैसे काटेंगे डीएनए को और कैसे क्लीव करेंगे, तो इसके अंदर देखेंगे बेटा, यहां पर सपोज के ये मेरे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है। ठीक है जी। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है यहां पर मेरे पास, और मैं इसको कट करना चाहता हूं, मैं इसको कट करना चाहता हूं। ठीक है जी। सपोज मैं इसको कट करना चाहता हूं ये लोकेशन के ऊपर, यहां से ब्रेक कर दें इसको, और इसको मैं यहां से ब्रेक करवाना चाहता हूं। तो ये दो लोकेशंस है जहां पर मैं कट मार्क करवाना चाहता हूं इसके ऊपर। ठीक है। तो ये काम करने के लिए हमारे पास एंजाइम्स जो हैं हेल्प करेंगी। और कौन सी एंजाइम्स हेल्प करेंगी, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है जी। क्या नाम है एंजाइम्स का, यहां पर ये काम करवाने के लिए, ये कटिंग करवाने के लिए, ठीक है जी, कौन सी एंजाइम्स काम करेंगी, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम करके देंगी। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इस डीएनए को ब्रेक डाउन कर देंगी, इस डीएनए को ब्रेक डाउन कर देंगी, ऐसे अलग अलग से 3 फ्रेगमेंट्स बना देंगे। सपोज दिस वाज A, B एंड C, तो यहां पर भी वही बन गया बेटा हमारे पास A, B एंड C। ठीक है जी। काट दिया डीएनए को। तो पहला काम
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जब डीएनए को स्टडी करते हैं हम लोग, ठीक है जी, तो होता क्या है बेसिकली बेटा, लेट्स सपोज कि आपके पास एक बहुत बड़ी बुक है, ठीक है, लेट्स सपोज बायो की बहुत बड़ी बुक है, ठीक है, और आपको कोई कहे कि एक बार में पूरी बुक पढ़नी है, तो आप कहोगे कि नहीं यार ऐसा नहीं कर सकते, मैं एक ही बार में पूरी बुक कैसे पढ़ सकती हूँ, ठीक है, तो आप क्या करते हो, और जो सीबीएसई वाले भी करते हैं, उन्होंने क्या किया, पूरी बायो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया ताकि हम उसको स्टडी कर सकें, इजिली स्टडी कर सके, पार्ट 1 अलग से, 2 अलग से, 3 अलग से, 4 अलग से। उसी तरह से इतना बड़ा डीएनए इसको एक बार में स्टडी नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे अलग अलग पोर्शंस में, अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया जाएगा। और जब बेटा हम इसको डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद जो अगली चीज हमने करनी है वो क्या है, उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो यहां पर डिवीजन हो गई है, ठीक है जी, यहां तक डिवीजन हो गई है। अब ये जो हमने काट के रखा है डीएनए, यहां पर कटिंग करने के बाद जो डीएनए पड़ा है यहां पर, इसको कहां स्टोर करोगे? ऑफ कोर्स हम डीएनए को ऐसे ही तो नहीं रख सकते कहीं पर भी, ठीक है, डीएनए जो होता है इसको प्रॉपर स्टोरेज रिक्वायर्ड होती है, अच्छे से स्टोर करना पड़ता है इसको, ठीक है जी। तब फिर हम क्या करेंगे, स्टेप 2 हमारा क्या होगा कि जो हमारे पास ये फ्रेगमेंट्स थी, स्टेप 2 के अंदर हम क्या करने वाले हैं, स्टेप 2 के अंदर हम क्या करने वाले हैं, द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स थी, द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए एंटर्स इनसाइड द वेक्टर। हम इसको कहां स्टोर करते हैं, द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए स्टोर्स इनसाइड द वेक्टर, वेक्टर के अंदर स्टोर करते हैं। अब आप कहोगे कि व्हाट इज दिस वेक्टर, ये वेक्टर क्या होता है, ठीक है, तो वेक्टर आप कह सकते हो, वेक्टर इज अ व्हीकल मॉलिक्यूल, ठीक है जी, ये एक लिविंग सेल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ वेक्टर, वेक्टर इज अ लिविंग सेल विच हैज द कैपेसिटी टू स्टोर डीएनए, ठीक है जी, वेक्टर एक लिविंग सेल होता है और इसके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि ये डीएनए को स्टोर करके रख सकता है, ठीक है जी। तो अब हमारा जो यहां पर डीएनए के ये फ्रेगमेंट्स थी ए बी एंड सी, इसको हम कहां स्टोर करवा देंगे, इस वेक्टर के अंदर स्टोर करवा देंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास 2 मेन वेक्टर्स हैं जो यूज किए जाते हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए। सबसे पहला जो वेक्टर है उसका नाम है बेटा बैक, BAC बैक, ठीक है जी। बैक की फुल फॉर्म होती है बेटा बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है बेटा। और एक दूसरा वेक्टर है जो हम लोग यूज करते हैं बेटा इसके अंदर, उसका नाम है YAC, YAC, ठीक है जी। इसकी फुल फॉर्म होती है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है जी, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है बेटा। तो अब जो हमारे पास ये YAC एंड बैक, ये 2 वेक्टर्स हैं जिनके अंदर हम ये फ्रेगमेंट्स को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है जी, इजिली स्टोर कर सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे, ये जो हमारे पास फ्रेगमेंट्स थी डीएनए की, इनको इस वेक्टर्स के अंदर रख दिया जाएगा और इस वेक्टर्स के अंदर ये स्टोर करके इजिली रख ली जाएंगी, ठीक है। ये तो थी एक बात। लेट्स सपोज कि हमारे पास ऑप्शन है, हम अभी इसको स्टोर नहीं करना चाहते, अपनी डीएनए फ्रेगमेंट्स को अभी हम स्टोर नहीं करना चाहते, हम इसको अभी हम इसके ऊपर अभी एक्सपेरिमेंट्स और करना चाहते हैं, ठीक है ना। ये लेट्स सपोज कि हम इस डीएनए को, इस डीएनए की सेगमेंट्स की मल्टीपल कॉपीज बना के रखना चाहते हैं। क्यों मल्टीपल कॉपीज क्यों बना के रखना चाहते हैं? सपोज कि हमने ये डीएनए था, इसको काट लिया, यहां पर ये मल्टीपल फ्रेगमेंट्स बन गई, ठीक है ना। लेट्स सपोज कि ये सी खराब हो गई, जो सी फ्रेगमेंट थी ड्यू टू XYZ रीजन ये खराब हो गई, ठीक है ना। तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर से एक एनिमल सेल में से एक एनिमल सेल निकालो, फिर उसका डीएनए निकालो, फिर उसको कट करो, फिर वहां से सी लो, बहुत लंबा काम है, ठीक है ना। तो सभी जो फ्रेगमेंट्स हैं हमारे पास, उनको प्रॉपर स्टोरेज रिक्वायर्ड है, जिसके लिए वेक्टर यूज करते हैं हम, ठीक है ना। अगर हम स्टोर नहीं कर रहे, ठीक है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तब हमारा पहला फोकस ये रहता है कि हम उस सेगमेंट की एक एक्स्ट्रा कॉपी बना के रख लें,
ठीक है, उस सेगमेंट की एक एक्स्ट्रा कॉपी बना के रख लें। अब आप सोचोगे कि डीएनए की कॉपी कैसे बनती है? डीएनए की कॉपी तो बनती है सेल के अंदर प्रोसेस है रेप्लिकेशन। हाँ जी, ठीक सोच रहे हो आप। लेकिन अब ये बॉडी से बाहर निकल चुका है, सेल से बाहर निकाल रखा है डीएनए हमने। ये जो फ्रेगमेंट्स हैं बॉडी के बाहर हैं, अब इसकी एक्स्ट्रा कॉपीज कैसे बनाओगे? ठीक है जी, इस कॉपी को बनाने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल टेक्निक है, और उस टेक्निक का नाम है पीसीआर। पीसीआर इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर टेक्निक, इट इज यूज, ठीक है जी, ये कहां यूज होती है? इट इज यूज टू क्रिएट मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए। डीएनए की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करने के लिए यूज होती है। ठीक है जी। ओके तो बेटा हमने क्या कर ली है, हमने मल्टीपल कॉपीज बना ली हैं डीएनए की यहां तक। ठीक है जी। अब इन मल्टीपल कॉपीज को हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल टेक्निक्स की हेल्प के साथ क्या कर सकते हैं? ठीक है जी, पीसीआर करने के बाद, मल्टीपल कॉपीज बनाने के बाद हम करते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग इंपॉर्टेंट वन, डीएनए सीक्वेंसिंग। तो ये क्या होती है डीएनए सीक्वेंसिंग? बेटा डीएनए सीक्वेंसिंग एक टेक्निक है जिस टेक्निक के जरिए हम लोग ये मालूम कर सकते हैं कि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हमने काटी हैं, ठीक है, उनके अंदर बेस पेयर का काउंट कितना है, कितने टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स उनके अंदर प्रेजेंट हैं, प्लस उन बेस पेयर्स का सीक्वेंस क्या है। ठीक है जी, इसी वजह से सीक्वेंसिंग वर्ड यूज किया गया है, बिकॉज दिस टेक्निक इज यूज टू डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स। ठीक है जी, बेस पेयर का सीक्वेंस क्या है ये हम डिटरमिन कर सकते हैं, और अगर हमने बेस पेयर का सीक्वेंस डिटरमिन कर लिया, ऑफ कोर्स हम नंबर ऑफ बेस पेयर्स भी डिटरमिन कर लेंगे। तो दिस इज हाउ हम डीएनए के अंदर उसका टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स एंड उन बेस पेयर्स का सीक्वेंस क्या है वो डिटरमिन करते हैं। तो स्टेप क्या था हमारा? सबसे पहला स्टेप क्या था? एक सेल आइसोलेट करो। ठीक है जी, सेल आइसोलेशन करने के बाद उसमें से डीएनए आइसोलेट करो। डीएनए आइसोलेट करके डीएनए की फ्रेगमेंट्स बना दो। डीएनए की फ्रेगमेंट्स बनाने के बाद डीएनए को पीसीआर करो डीएनए का। ठीक है जी, हम इसको स्टेप बाय स्टेप लिख कर देख लेते हैं। ठीक है जी, लेट मी राइट इट डाउन द होल प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग लिख कर देखते हैं कि किस तरह से हम करेंगे। ओके ऑलराइट बेटा, सो नंबर वन, द स्टेप नंबर वन, सबसे पहला जो स्टेप है हमारे पास, इस साइड में लिखी जाऊंगा स्टेप्स, यहां पे नंबर वन सबसे पहला स्टेप जो क्या था, दैट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अ सेल। एक सेल में से डीएनए को आइसोलेट करना। ठीक है जी, डीएनए आइसोलेट कर लो एक सेल में से, ये पहला काम हो गया। ठीक है जी, दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है हमारे पास, क्या किया था? डीएनए आइसोलेट कर लिया। यहां पे डीएनए आइसोलेट करने के बाद क्या की थी हमने? कटिंग की थी। ठीक है जी, सो सेकंड स्टेप होगा हमारे पास कटिंग ऑफ डीएनए। डीएनए को क्या कर लो? कट कर लो। ठीक है जी, बाय यूजिंग, कौन सी एंजाइम यूज की थी हमने? बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसिस।
बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम। ठीक है जी। थर्ड स्टेप क्या है बेटा? थर्ड स्टेप है हमारे पास के कटिंग कर ली। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, या तो हम डीएनए को स्टोर करना चाहते हैं या हम अभी उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। ठीक है जी। आप चाहे एक्सपेरिमेंट करो चाहे स्टोर करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। लेकिन अगर हमने डीएनए के साथ एक्सपेरिमेंट करने हैं फर्दर आगे, उसकी स्टडी करनी है फर्दर आगे, फिर हमें एक चीज करवानी पड़ेगी विच इज नोन एज मेकिंग, इंपॉर्टेंट है, मेकिंग कॉपी ऑफ डीएनए। डीएनए की कॉपी बना लो। ठीक है जी। कैसे बनाएंगे कॉपी ऑफ डीएनए? बाय यूजिंग पीसीआर टेक्निक। ठीक है जी। जो पीसीआर टेक्निक है उसको यूज करके, पीसीआर टेक्निक को यूज करके हम लोग डीएनए की कॉपीज बना सकते हैं। ठीक है जी। अब उन कॉपीज का क्या करेंगे हम? उन कॉपीज को अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है, फोर्थ स्टेप जो है हमारा, वो क्या होने वाला है कि मेक कॉपी बना ली हमने, पीसीआर कर लिया। अब नेक्स्ट जो चीज आएगी दैट इज जीन सीक्वेंसिंग। ठीक है। जीन सीक्वेंसिंग या फिर आप लोग डीएनए सीक्वेंसिंग भी बोल सकते हो। डीएनए सीक्वेंसिंग करनी है हमने। ठीक है। क्यों करते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग? टू डिटरमिन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स। न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का सीक्वेंस जो है उसको डिटरमिन करने के लिए हम लोग जो ये सीक्वेंसिंग का प्रोसेस है, ये प्रोटोकॉल जो है ये फॉलो करते हैं। ठीक है जी। तो ये चार थे मेथड्स। अच्छा, अब हमने सीक्वेंसिंग भी कर ली। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो सेगमेंट्स हैं डीएनए की, हम उनको स्टोर करके रख लें। ठीक है जी, ताकि वो खराब ना हो कहीं पर। ठीक है जी। फिर हम क्या करेंगे? फिर हमारे पास फिफ्थ काम हो जाएगा बेटा। वो काम क्या हो जाएगा? स्टोरेज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स स्टोरेज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स इन वेक्टर्स। वेक्टर के अंदर स्टोर कर लो। ठीक है जी। वेक्टर के अंदर स्टोर कर लो। वेक्टर क्या होता है वो आपको समझा चुका हूं मैं। ठीक है बेटा। सो ये स्टेप्स थे। इन स्टेप्स को यूज करके क्या किया जा सकता है? हम लोग जो डीएनए है उसके सीक्वेंसेस जो हैं वो पता कर सकते हैं। हम ये पता कर सकते हैं कि कौन कौन से जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं और वो किस लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है जी। तो ये जो चीज़ है हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है जी। 5 सीक्वेंसेस थे ये, 5 स्टेप्स थे ये। ठीक है जी। इसके अलावा 2 टेक्निक्स और हैं, उनके सिर्फ नाम पता होने चाहिए आपको। ठीक है जी। उस टेक्निक का नाम है बेटा हमारे पास, मैं इस तरफ लिख देता हूं। उस टेक्निक का नाम है बेटा हमारे पास एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। ठीक है। इसको EST भी बोलते हैं। ठीक है जी। EST भी बोला जाता है, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। ठीक है जी। ये किस लिए यूज होती है? ये यूज होती है टू डिटरमिन द कोडिंग सीक्वेंस। ठीक है जी। ये कोडिंग सीक्वेंस को डिटरमिन करने के लिए टेक्निक यूज की जाती है, EST एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट चीज है बेटा जिसको बोला जाता है सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है जी। दैट इज वो है हमारे पास सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है जी। ये भी एक टेक्निक है, ये भी एक टेक्निक है, सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है जी। इसके अंदर हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं, यहां पर हम लोग कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई फंक्शनल रीजन्स। फंक्शनल रीजन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो ये काम था हमारे पास डीएनए के अंदर। सो बेटा
Now let's study about the salient features of Human Genome Project. After applying the techniques that we have discussed, उसके बाद जो DNA की स्टडी करने के बाद, पूरे जीनोम को स्टडी करने के बाद जो फीचर्स हमारे सामने आए हैं ह्यूमन जीनोम के बारे में, उसको स्टडी करते हैं. सो बेटा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सेज दैट देयर इज अप्रॉक्सीमेटली 3.167 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम. ठीक है जी, ह्यूमन जीनोम के अंदर इतने बिलियन बेस पेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं. उसके बाद देयर इज 30,000 जीन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम. 30,000 जीन्स प्रेजेंट है ह्यूमन जीनोम के अंदर, जिसमें से सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट जीन है डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, विच इज 2.4 मिलियन न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग. ठीक है जी, 2.4 मिलियन न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है बेटा वो, और ये जो जीन है ये प्रेजेंट है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर. ठीक है जी. नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट जीन, सबसे छोटी जीन है हमारे पास बीटा ग्लोबिन एंड इंसुलिन की, विच इज लेस देन 10 किलो बेस पेयर्स. और क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर, क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर सबसे ज्यादा जीन्स प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा जीन्स प्रेजेंट है, विच इज 2968 जीन्स. 2968 जीन्स आर प्रेजेंट ऑन chromosome number 1. On the other hand, the minimum number of gene present on any chromosome is 231, which is on Y chromosome. Y chromosome के ऊपर सबसे कम नंबर ऑफ जीन्स जो है वो प्रेजेंट हैं, जिनका काउंट है हमारे पास 231 जीन्स ओनली. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स विच इज प्रेजेंट ऑन एनी क्रोमोसोम इज on chromosome number 1, that is 2968 gene, and the minimum number of genes which is present on any chromosome is on chromosome number Y, which is 231 genes. Okay, so the function of over 50% of the discovered genes are still unknown. हमें नहीं पता कि हमारे 15,000 जीन्स क्या काम करते हैं. ठीक है जी, हमें सिर्फ अपने 30,000 जीन्स में से हमें 50% का पता है, 50% का नहीं पता. अभी तक उसके ऊपर वर्क चल रहा है, हमें कंफर्मेशन नहीं है कि वो क्या काम करते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट थिंग इज लेस देन 2% ऑफ डीएनए रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चरल जीन्स. स्ट्रक्चरल जीन्स 2% से भी कम डीएनए के ऊपर प्रेजेंट हैं. एंड आपको पता है स्ट्रक्चरल जीन्स क्या होते हैं. स्ट्रक्चरल जीन्स आर द सेगमेंट्स present over the DNA which codes for a specific protein. ऐसी जीन, डीएनए की ऐसी सेगमेंट जो किसी प्रोटीन के लिए कोड करती है, उसको स्ट्रक्चरल जीन बोला जाता है. ठीक है जी, ये डीएनए के ऊपर लेस देन 2% है. उसके बाद 99.9% ऑफ द टोटल डीएनए, टोटल जीनोम प्रेजेंट इन अ सिंगल इंडिविजुअल, 99.9%. मेरा, आपका, आपके फ्रेंड्स का 99.9% ऑफ द जीनोम इज आइडेंटिकल, सिमिलर है. ठीक है जी. फर्क कहां पर है? फर्क सिर्फ 0.1% के ऊपर है. 0.1% ऑफ द ह्यूमन जीनोम एग्जिबिट वेरिएशन. ये अलग अलग होता है सभी इंडिविजुअल्स का, जिसमें कि हमारे पास 3.2 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस आते हैं बेटा. ठीक है जी, 3.2 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस डिफरेंट है हर एक इंडिविजुअल के. It varies from individual to individual, लेकिन which is only 0.1% of human genome. But on the other hand, if we talk about 99.9%, the bigger area of human genome is identical of every living individual. I'm sorry, of every living human. Okay बेटा, तो ये सेम है सभी का. अब अगली बात करते हैं. सो बेटा, कंटिन्यूइंग द सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसमें हमारा जो 9th पॉइंट है दैट इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. मतलब जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा कि हमारे पास 99.9% डीएनए इस तरह का है जो कि सभी के पास आइडेंटिकल है, सेम है. ठीक है जी, सभी के पास सेम है. और 0.1% इस तरह का है जो सभी का अलग अलग होता है. ठीक है जी. तो बेटा, हमारे पास फिर भी 1.4 मिलियन लोकेशंस डीएनए के ऊपर इस तरह की हैं. जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि लेट्स सपोज कि हम एग्जांपल लेकर के चलते हैं. हमारे पास एग्जांपल है ATCGA, उसके बाद ATCGA,
ATCGG, उसके बाद ATCGA, ATCGA, ATCGC सपोज। तो बेटा ये मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके लिए, लेट्स सपोज ये मैंने सिंगल स्ट्रैंड का सीक्वेंस लिखा है, ठीक है ना। आप क्या देखोगे कि इस सीक्वेंस के अंदर ATCGA, ATCGA, ATCG यहां तक ठीक है, ये वाला अलग है, ठीक है। उसके बाद फिर से ATCGA, ठीक है, ये दोनों सेम है, ये तीसरा भी सेम है, ATCGA ये भी ठीक है, ATCGC ये जहां पर अलग हो गया। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सा DNA इस तरह का है जो खुद को रिपीट करता है, जो खुद को रिपीट करता है, ठीक है। एक इंडिविजुअल के अंदर ही बहुत सारा DNA इस तरह का है जो खुद को रिपीट करता है, ठीक है जी। और ऐसा 1.4 मिलियन लोकेशंस के ऊपर है, जीनोम के ऊपर 1.4 मिलियन लोकेशंस इस तरह की हैं जहां पर ऐसा हुआ है कि सीक्वेंस बार जो सीक्वेंस है वो आइडेंटिकल है, सेम है, ठीक है, लेकिन फर्क कहां पर है, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का फर्क रह जाता है, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड के फर्क की वजह से ये अलग अलग हो गए, अदरवाइज ATCGA चलते आ रहे थे, ठीक है जी। सो दिस इज नोन एज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जहां पर बहुत सारा रेपिटेटिव DNA पड़ा है, ठीक है जी, आइडेंटिकल सीक्वेंसेस, ठीक है जी। जैसे मैंने यहां पर ये सीक्वेंस लिया 5 न्यूक्लियोटाइड्स का, इस तरह के बहुत बड़े बड़े सीक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है जी, जो खुद को रिपीट करते हैं, खुद को रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, लेकिन बार बार रिपीट करते वक्त उनके अंदर 1.4 मिलियन लोकेशंस के ऊपर ऐसा हुआ है कि सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड अलग है, बाकी सारा सीक्वेंस सेम है, ठीक है जी। चलिए अब अगली चीज करते हैं हम लोग, रेपिटेटिव DNA। रेपिटेटिव DNA ह्यूमन जीनोम का बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारा बहुत बड़ा जीनोम जो है, हमारे बहुत बड़े जीनोम का हिस्सा इस तरह का है जो खुद को रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। उसको हम दो पार्ट्स में समझने की कोशिश करते हैं। पहला पार्ट हम नाम दे देते हैं माइक्रो सैटेलाइट, और दूसरा पार्ट में हम लोग नाम देते हैं मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट, इसको समझते हैं बेटा। सबसे पहले तो मिनी सैटेलाइट देख लेते हैं। मिनी सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मिनी सैटेलाइट? मिनी सैटेलाइट है बेटा हमारे पास 11 से 60 बेस पेयर्स, 11 to 60 बेस पेयर्स का एक सीक्वेंस है, ठीक है ना। लेट्स सपोज कि मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं, ATCG स्टार्ट कर दिया मैंने, ये फर्स्ट है, यहां से लेकर के अप टू लेट्स सपोज कि ये G है, ये 60th पोजीशन के ऊपर है, ठीक है। 60 बेस पेयर का ये एक सीक्वेंस है, ठीक है जी। 60 बेस पेयर्स का ये एक सीक्वेंस है जो खुद को रिपीट करता है कितनी बार? थाउजेंड्स टाइम खुद को रिपीट कर रहा है, ठीक है जी। ऐसा DNA, ठीक है जी। मिनी सैटेलाइट व्हाट इज मिनी सैटेलाइट? मिनी सैटेलाइट इज अ फ्रेगमेंट ऑफ DNA विच कंसिस्ट ऑफ 11 to 60 बेस पेयर्स, ठीक है जी, जो खुद को कई हजार बार रिपीट कर रही हो, ठीक है जी। और ये मिनी सैटेलाइट्स ह्यूमन जीनोम के अंदर कितने हैं? ह्यूमन जीनोम के अंदर है 30,000 मिनी सैटेलाइट्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम। अब बात करते हैं माइक्रो सैटेलाइट्स की। माइक्रो सैटेलाइट्स, अब यहां पर बात सेम ही है, बस फर्क क्या आएगा? फर्क ये है कि माइक्रो सैटेलाइट होता है 10 बेस पेयर्स का सीक्वेंस, ठीक है। 10 बेस पेयर्स, लेट्स सपोज कि हमारे पास बेस पेयर रख लेते हैं CGG, ठीक है। ये 10 बेस पेयर का एक सीक्वेंस है, ठीक है। 10 बेस पेयर का एक सीक्वेंस है, ये खुद को रिपीट करे 100 टाइम्स, 10 to 100 टाइम्स ये खुद को क्या कर सकता है? रिपीट कर सकता है। ऐसा कितनी बार है हमारे DNA के अंदर? हमारे जीनोम के अंदर माइक्रो सैटेलाइट DNA फ्रेगमेंट्स कितनी है? आंसर इज 2 लाख। देयर आर 2 लाख micro satellite fragments present in human genome and 30,000 mini satellite DNA fragments present in human genome, ठीक है जी। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है। उसके अलावा अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन कॉपीज, 1 मिलियन कॉपीज हैं 5 to 8 बेस पेयर रिपीट्स की, ठीक है ना। अब इसमें 5 से 6 बेस पेयर रिपीट हो सकते हैं। कैसे?
लेट्स सपोज GGCAG, लेट्स सपोज ये सीक्वेंस है, ठीक है, 6 बेस पेयर्स का। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ये जो सीक्वेंस है ये खुद को रिपीट कर रहा है, खुद को रिपीट कर रहा है, और ये किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करता, किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करता, खुद को रिपीट करते रह रहा है बार 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 बार। अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन कॉपीज ऑफ 5 to 8 बेस पेयर्स, इसकी 1 मिलियन कॉपीज प्रेजेंट हैं क्लस्टर्स की फॉर्म में। कहां पर? सेंट्रोमियर रीजन में, सेंट्रोमियर रीजन में। अगर मैं आपको क्रोमोसोम बना करके दिखाऊं, अगर मैं क्रोमोसोम बनाऊं तो तो ये है बेटा हमारे पास क्रोमेटिड, ठीक है जी, ये भी क्रोमेटिड ही ऑफ कोर्स, और जो ये रीजन है दिस इज द सेंट्रोमियर पार्ट, इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। सेंट्रोमियर रीजन में हमारे पास 1 मिलियन कॉपीज ऑफ 5 to 8 बेस पेयर रिपीट्स प्रेजेंट हैं, जो कि किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करती है, इसी वजह से हम इसको जंक डीएनए भी बोलते हैं। दिस इज नोन एज जंक डीएनए, ठीक है बेटा। सो दीज आर ऑल द सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सो विद दिस आवर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज कंक्लूडेड. So if you have any queries, feel free to text